Hello everyone, welcome to Kavi Shah's YouTube channel where we convert possibilities into reality. We are going to analyze the UPSC CSE मेंस जो अभी हुआ था हमारा, जो GS1 पेपर, GS2 पेपर और GS3 पेपर का है. The question was सच की लोग कह रहे थे कि बहुत ज्यादा टफ है, काफी एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया है, बट सच was not the truth. ट्रुथ ये था कि अगर आपका प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से हुआ है, आपने अगर स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट किया है, करंट अफेयर्स को अच्छे से कंप्लीट किया है, एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस एनालिटिकल अप्रोच लेकर अपने प्रिपरेशन किया है आपने, तो आप श्योरली सर आंसर्स कर पाते। बेसिकली हमको क्या है कि चीजों को कनेक्टिविटी के साथ पढ़ते हुए अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो थे वो रेलेवेंट थे हर बार, जैसा यूपीएससी पूछता है। यूपीएससी देखिए कभी अपने सिलेबस से बियॉन्ड जाके कुछ नहीं करने वाला, वो सिलेबस में ही रहेगा, और वो भी इस बार भी वैसा ही देखने को हमको मिला है। जैसे कि हम अपने क्वेश्चन से ही इसको समझ लेते हैं डायरेक्टली सर। यस सर, आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द सेलिंग फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री का एक बेसिक क्वेश्चन है। आज ये अभी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आप पिछले 15-20 साल के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। तो ये हड़प्पन से क्वेश्चन आते ही हैं, और हमारे फोरम पर भी इसमें इस चीज को बेहतर तरीके से कराया भी गया था और बताया गया था सर। ऐसी दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। अब ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो हाल फिलहाल में सर, अभी जो करंट इश्यूज बन गया था मुगल को सिलेबस से हटाना, तो यूपीएससी ने क्या किया है कि उसको एक डायनामिक अप्रोच अपनाते हुए करंट और स्टैटिक दोनों को मिक्स कर दिया है, और ये क्वेश्चन दे दिया गया है आपके सामने। और इसको भी हम लोगों ने अपने फोरम पे एड्रेस किया था और बताया भी था कि कैसे इस तरह से क्वेश्चन को करना है। जैसे अकबर की जो पॉलिसीज थी, दीन इलाही और ये सब चीजों को रिलीजियस को साथ में लेके चलना, वो उसी तरह का सवाल था सर। आपको इसमें हमने कई बार प्रिपरेशन में भी देखा था सर कि मीडियावेल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, एंशिएंट कर लिया, मॉडर्न कर लिया, उतना में हमारा हिस्ट्री हो गया। ये नहीं है। मेरे को हमारा जब भी प्रिपरेशन होना है, एक थॉरो गाइडेड प्रिपरेशन होना चाहिए कि वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस थॉरोली। जी, अब देखिए सर, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द स्कल्पचर्स फिल्ड विद चंदेला आर्ट फॉर्म विद रेजिलिएंट विगर ब्रेड्थ ऑफ लाइफ इलुसिडेट। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है उससे आर्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये चंदेला जो आर्ट है, ये जो क्वेश्चन है हमने अपने एड्रेस में जब अपने यहाँ पे बताया था बच्चों को, और उसमें क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए बताया था कि आर्ट एंड कल्चर कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि देखिए हिस्ट्री के हर एक चीजें देखिए, आप खुद से सोचिए, आप यूपीएससी स्टूडेंट हैं और यूपीएससी स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी है अंडरस्टैंडिंग का डेवलप होना। यानी आज देखिए कि हमारी जितनी भी चीजें हैं हिस्ट्री में, है ना, क्या हिस्ट्री की पहले की पॉलिटी आज की पॉलिटी रेलेवेंट है? नहीं है, अभी नहीं है। वो इकोनॉमी भी रेलेवेंट नहीं है, बट आर्ट एंड कल्चर रेलेवेंट है। इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक जीता जागता लाइफ है, वो हमेशा रहेगा किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ पर, हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी आइलैंड नेशंस। ये सब क्वेश्चन जो है हम लोगों के सारे एड्रेस किए गए हैं फोरम पर ही। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, हमारे करंट टॉपिक से जुड़ा हुआ है सर। क्लाइमेट चेंज, कोरल रीफ का सिचुएशन कि कितना मुश्किल हो गया, आइलैंड कंट्रीज डूब रहे हैं, इंडोनेशिया का कैपिटल शिफ्ट हो रहा है जकार्ता से नुसंतारा की तरफ, है ना। वो जैसे हमारे छोटे छोटे कंट्रीज जैसे किरिबाती, है ना, तुवालू, मालदीव से सब डूबने के कगार पर है सी लेवल राइज की वजह से। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में मराइन इकोसिस्टम पे ज्यादा फोकस किया था हमने कि मराइन इकोसिस्टम कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जी, सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन फार्म पर प्राइमरी एक्टिविटीज इंडिया में कौन कौन सी हैं, और उसका फिजियोग्राफिक डिवीजन अगर इंडिया की देखा जाए तो ये कहां पर ज्यादा इसका वाइटल रोल कैसे रहेगा। तो नॉन फार्म जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं बेसिकली आपका क्या है, जैसे कि फिशिंग हो गया, पिसीकल्चर, या फिर आपका माइनिंग, क्वेरिंग, इन सब चीजों को लेकर के है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो कोई टफ नहीं है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, मॉडरेट है। जो मुझे नजर आ रहा है क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से टफ नहीं है, 10% क्वेश्चन टफ है। तो देखिए वहां पर आपको ना अपना स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अप्रोच अपना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस का लेवल यही रहने वाला है, मॉडरेट, बिटवीन मॉडरेट टू टफ, ठीक है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टफ जैसा कि बता रहे हैं, वैसा नहीं है, ये क्वेश्चन मॉडरेट में है, ठीक है। ऐसे ही हमारे देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ पर है, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी, है ना, इंडिया का सोलर अलायंस, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया ने 2016 में किया था, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस जो मुझे लग रहे हैं सर वो बहुत रेलेवेंट हैं, और काफी हद तक जो हमारे जो क्वेश्चंस का जो नेचर दिखने में आ रहा है वो डायनेमिक दिखने में आ रहा है, यानी स्टैटिक और करंट दोनों को जोड़ करके क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक स्पीयर पे नहीं है, दोनों स्पीयर को लेके चला गया है। अगर पूछा गया डायरेक्ट स्टैटिक
भी पूछा गया, तो डायरेक्ट आगे करंट को रिलेटेड भी पूछा गया। अभी सर देखिए करंट का ही क्वेश्चन है, सुनामी का क्वेश्चन आया। अब आप लोगों ने खुद देखा होगा अभी हाल फिलहाल में रशिया में कमचाटका प्लेटू के पास सुनामी आया, मतलब बेसिकली उसका कारण था अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से सुनामी आया। उस क्वेश्चन को यहाँ पर दिया गया है वो बहुत 10 मार्क्स में, बट उसका एकदम बेसिक फॉर्म पे पूछा गया, व्हाट आर सुनामीज, हाउ आर दे आर फॉर्म। अगर आपको उस वहां से अगर इन्फ्रेंस आपने ड्रॉ किया होगा तो यू कैन इजीली आंसर। यस सर, आइए हम लोग आगे चलते हैं अपने पेज नंबर 2 पर। यस, पेज नंबर 2 ये है। तो ये देखिए सर, इसमें एक क्वेश्चन है जैसे कि हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस इश्यूज अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देखिए सोशल का क्वेश्चन है ये, है ना, कि सोसाइटी पर कैसे हम लोग इस देखिए जो सिटी है इंडिया में और अर्बन पॉवर्टी यानी हमारे जो शहरी में जो आप देख सकते हैं कि हमारे अर्बन पॉवर्टी यानी कि शहरों में जो हमारी गरीबी बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी, है ना, इनइक्वालिटी बढ़ते जा रहा है, इनकम जनरेशन में गैप हो रहा है, इनकम में गैप की वजह से सब चीजें हो रही हैं। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चंस एड्रेस किए गए हैं सर, और बताया गया है कि कैसे स्मार्ट सिटी अप्रोच लेकर के चला जाए जिसमें इंक्लूसिव लिया जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ लिया जाए इंडिया का। स्मार्ट इंडिया मिशन की बात लिख सकते थे आप यहाँ पे, कि कैसे करके स्मार्ट इंडिया मिशन अर्बन पॉवर्टी को सबसे ज्यादा एड्रेस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को क्वेश्चन का एड्रेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, ईथोस ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस इलिसिडेट। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है सर ना, ये अगर आप कल को ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं, है ना, और आपके हाथों में आएगी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, है ना, इस क्वेश्चन को हमारे यहाँ पर जो फोरम में बताया गया तो बच्चों को सिखाया गया कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे हैंडल करना है, उसके क्या एथिक्स होते हैं। सिमिलर वही बेसिक क्वेश्चंस जो हमारे आगे चल करके जो ब्यूरोक्रेट्स आप बनेंगे उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि सिविल सर्विसेज इथोस के बारे में और उसको प्रोफेशनलिज्म और नेशनलिस्टिक अप्रोच को जोड़ करके। जैसे नेशनलिस्टिक की बात करूं तो देखिए हम लोग के देश में क्या होता है कि आमतौर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि हम लोग नेशनलिस्ट बन गए हैं तो किसी एक पार्टी को फेवर करेंगे या किसी और पॉलिटिकल बायसनेस से ऊपर उठ करके, दिस इज द बेसिक्स ऑफ एथिक्स। और ब्यूरोक्रेसी को तो सर हमारे देश में कहा जाता है कि दैट इट इज द स्टील फ्रेम ऑफ आवर कंट्री, ऐसा बोला जाता है, इतना मजबूत है। उसी को दर्शाते हुए एक क्वेश्चन था सर, जिसको सोशियोलॉजी के साथ में इसको कनेक्ट किया गया है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, डू यू थिंक दैट द ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ओनली एन अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? जस्टिफाई योर आंसर। अब जैसे कि सर ये क्वेश्चन जो है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है कि कैसे कंज्यूमरिज्म बढ़ गया ज्यादा, जैसे अभी हम लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ गया बोल रहे हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स, जिससे क्या हो रहा है, कंज्यूमर अब क्या कर रहे हैं, एग्रेसिव परचेसिंग हो रही है, लोग अब मार्केट नहीं आके अपने घर से ही सामान मंगवा रहे हैं। सो हाउ दिस ग्लोबलाइजेशन इज इंपैक्टिंग द इकोनॉमी। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देखिए क्या है, जस्ट कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए कि ये क्वेश्चन कितना सही पूछा है यूपीएससी ने, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास एक फोन रहता है और वो फोन अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि मार्केट में आईफोन 16 आ गया है, 17 आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना उसको बेच करके दोबारा ले लेंगे। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर इसकी मेंटेलिटी को दर्शा रहा है, को बता रहा है कि कंज्यूमर का कल्चर कितना अग्रेसिव हो गया विद रेलेवेंस टू द प्रोडक्ट बाइंग। हाँ, प्रोडक्ट बाइंग, उसी को दर्शाया गया है सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा ज्योतिराव फुले राइटिंग एंड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म टच द इश्यूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सबर्टन क्लासेस। अब देखिए सबल्टन क्लासेस, सबल्टन क्या हुआ, सबल्टन क्लासेस वो क्लासेस की बात हुई। सबल्टन एक थियरी है जिसमें हम लोग दलित सेंट्रिक थ्योरी है, जिसमें हम लोग बात करते हैं जो हमारे समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं, जो सबसे हमारे समाज में एकदम आखिरी पायदान पे खड़े हैं, उनको वहां से लाने की बात की जा रही है। और ये क्वेश्चन लाने का कारण ये है सर, हाल ही में अभी कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी ज्योतिराव फुले को लेकर के, क्योंकि आपको मालूम है इन्होंने ये हमारे भारत के एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं और गुलामगिरी और इस तरह की किताबें इन्होंने लिखी हैं, और इनको लेकर के भी हाल ही में कंट्रोवर्सी हुई। तो यूपीएससी ने क्या किया है, हिस्ट्री को करंट से जोड़ करके क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन महाराष्ट्र में जो बैकलॉग जो केसेस है, जो दलित केसेस है, जो डिस्क्रिमिनेटरी केसेस हैं, उसी को ही उसको सोशल रिफॉर्म्स कैसे कर सकते हैं आज की डेट में भी, उससे संदर्भ पे पूछा गया है सबल्टन क्लासेस को लेकर के। और सबल्टन क्लासेस का आप बोल सकते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट पायनियर्स रहे हैं इंडिया में। ऐसे तो बहुत सारे हैं, रंजीत गुहा है हमारे सबल्टन
थियरी के अगर आप देख सके उनके में है, बट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारे दलित समाज को लेकर के है, कैसे हम अपने वीकर सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करें और उनके इश्यूज को एड्रेस करें। बिल्कुल सर, अनटचेबिलिटी की बात कर सकते हैं आप, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी संविधान है कि आपको अनटचेबिलिटी को रिड्यूस करना है बोल के, तो उसको यहाँ से भी कर सकते हैं कि सोशियोलॉजिकल रिफॉर्म्स कैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जा रही है। ज्योतिराव फुले जी हैं जिनका सबसे बेहतरीन मुझे ये लगा कि उन्होंने अपनी वाइफ को भी शिक्षा दिया और उन्होंने भी उस समय स्कूल चलाया और कैसे उन्होंने सोशल और समाज जो हमारा है उसको उठाने का काम किया था, उसी को दर्शाना था और यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वो है ट्रेस इंडियाज consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education and international relations। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसका स्पेक्ट्रम काफी ब्रॉड हो रहा है। इसने हर चीज पे पूछा है, पॉलिटिकल सिनेरियो पे पूछा, इकोनॉमिकल पे पूछा, एजुकेशन पे पूछा, इंटरनेशनल रिलेशंस के संदर्भ में पूछा कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस कैसे है। देखिए जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं सर, जैसे अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करूं मैं, तो आपको मालूम है कि अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस जब स्टार्ट होता है सर 1885 में, वहां पर अगर आप गौर करोगे तो देखोगे उस वक्त आए थे मॉडरेट्स ने इस चीज को स्टैब्लिश किया और ये मॉडरेट्स कहां से आए थे? ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। जो हमारा मिडिल क्लास जो राइज हुआ था, वही मिडिल क्लास जो 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बाद में नहीं किया था और बाद में किया था, ठीक ना। 1885 में जब ऑर्गेनाइजेशन बनी तो उस वक्त आया, वो उस चीज को हाईलाइट करते हुए यहाँ बताया गया है सर कि कैसे अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडिया ने कंसोलिडेट किया। पॉलिटी में हम लोगों ने एक संगठन बनाया, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, नेशनलिस्टिक मूवमेंट चालू किए, स्वदेशी आंदोलन, और उसके पहले जो 1892 के जो एक्ट्स आए उसमें जो हम लोगों ने रिवॉल्व चेंजेस लाए। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, उस वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस है इसमें मैडम भिकाजी कामा जो कि बाहर स्टुटगार्ट में जाकर के इंडिया का झंडा फहराया और इस तरह की चीजें की, और बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो, चाहे जो गदर पार्टी के नेतृत्व हो सैन फ्रांसिस्को से, है ना, वहां से इन सब चीजों को लेकर के कंबाइंड करके जो आंसर्स बनाए गए हैं और बताए गए हैं, ये हमारे फोरम पर एड्रेस किए गए हैं, बच्चों को बताया गया है इस चीज के बारे में, और वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखिए, The French Revolution has enduring relevance to the contemporary world. Explain. फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर किसी को नहीं मालूम होगा तो वो उस कंटेम्पररी वर्ल्ड के सिचुएशन के साथ में हाउ विल ही एड्रेस इट जी। सो ऐसा नहीं है क्वेश्चन कि सिर्फ और सिर्फ खाली डायरेक्टली ही पूछ लिया गया। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी सर काफी हम लोग प्रिपरेशन में सुनते थे सर। देखिए हिस्ट्री का मतलब ही हुआ कि हमारे हिस्ट्री में साफ साफ यूपीएससी के सिलेबस में बताया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री विद आर्ट एंड कल्चर विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। एक बात आप जान लीजिए कि जो कॉन्सेप्ट आया है ना कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 की देन है, और इसी की वजह से रेनेसा और इतनी सारी चीजें जो हुई हैं। आप देखिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आज हम कर रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं, इसके जस्ट उसके ऊपर रेलेवेंस है। हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन के दम पर हुआ है। तो क्वेश्चन सर देखिए रेलेवेंट क्वेश्चन है। अगर इसको अगर कोई ऐसा बोले कि ये टफ है या यूपीएससी खेल गया या इस तरह की चीजें हुई, तो मुझे लगता है कि एक तरह से यूपीएससी से ये नाइंसाफी करी जाएगी, क्योंकि यूपीएससी इस तरह की चीजें करता नहीं है। और यूपीएससी बताता है कि हम कैसे अपने सिलेबस को ही नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं सर जो अभी 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, और मैं लिख के दे रहा हूं कि उनकी तैयारी चलते रहेगी कयामत तक, और उनका नहीं निकलने वाला है जब तक अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं करेंगे। एक बार आप देख करके आइए और फिर बताइए कि क्या ये क्वेश्चंस रेलेवेंट नहीं है। किस हिसाब से आपको लग रहा है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है? ऐसा कभी हो सकता है? एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए ना आपका कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे करके पढ़ रहे हो। अगर आप उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे देन अल्टीमेटली खाली ये बोला कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ये खेल गया या घूम गया बोल के, देन इट इज सिंपली इररिलेवेंट टू स्टेट दैट की प्रिपरेशन ही आपकी फिर अच्छी नहीं थी। जी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बताना है ऑफशोर ऑयल्स और ऑनशोर ऑयल रिजर्व्स के ऊपर। अब देखिए ऑयल रिजर्व की बात होगी ही होगी, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया बिना एनर्जी के चल नहीं सकती। अभी मास्टर भी पढ़ा रहा है तो एनर्जी चाहिए उसको, इसलिए पढ़ा रहा है वो, ठीक है।
तो ये दुनिया पे एनर्जी के बिना नहीं चलेगी, और एनर्जी मिलेगी ऑयल से। अभी फिलहाल में तो वही चल रहा है, बाद में तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सब पे काम चल ही रहा है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी को इकोनॉमी से कनेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है कि कैसे ज्योग्राफी जो है वो इकोनॉमी दोनों साथ मिल गई है। ऑयल कहाँ से मिलेगा? ऑनशोर ऑयल और ऑफशोर ऑयल, है ना। ऑफशोर ऑयल का मतलब क्या हुआ? वो ऑयल रिजर्व जो पानी में मिलता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलता है, और ऑनशोर कौन सा है? जो जमीन पर है ना। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है उनके बारे में बताया गया है। देखिए, ऑनशोर वाला तो वो है जो इजीली मिल जाएगा, एक्सेसिबल होगा, कॉस्टली कम होगा। ऑफशोर वाला कॉस्टली ज्यादा होगा, है ना। जैसे ऑफशोर वाला आपका हो गया इंडिया में जो मिलता है, मुंबई है। ये ऑनशोर वाला हो गया दिग्बोई, असम, है ना। ये सब जगहों पर है। ऑनशोर आपका गुजरात के अंकलेश्वर, राजस्थान का बाड़मेर जिला। ऑफशोर के और भी बहुत सारे वर्ल्ड में सोर्सेज हैं, ऐसे बहुत सारे बता सकता हूँ मैं। सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज में है, फिर नॉर्थ अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको, यूएसए, साउथ अमेरिका में वेनेजुएला, ब्राजील, ये सब। अभी जैसे इसमें ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन की जब बात कही है, तो इसमें ये नहीं केवल ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, यस, अभी रिसेंटली हाल ही फिलहाल में, बिकॉज अभी भी हमारा रीलिंग तो सर 2070 तक ही है, नेट कार्बन जीरो डिमांड हमारा जो है 2070 तक है, बट स्टिल वी आर डिपेंडेंट अपॉन द फॉसिल फ्यूल्स। ऑयल पे अभी भी ज्यादा हमारी, इनफैक्ट ऑयल डिप्लोमेसी भी कही जाती है, एनर्जी डिप्लोमेसी अभी भी ऑयल पे डिप्लोमेसी उसी पे घूम रही है। तो इसी ऑफशोर ऑनशोर पे ही OALP है सर, ओपन एक्रेज लाइसेंस पॉलिसी, जहां गवर्नमेंट नो गो जोन्स पे भी अब क्या कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लाके एनकरेज कर रही है दैट मोर एंड मोर ऑयल पे जाके रिसर्च किया जाए। तो गवर्नमेंट भी एक प्रोएक्टिव स्टेट ले रही है सो दैट ऑफशोर ऑयल पे भी आ सके और ऑनशोर ऑयल पे भी आ सके। जैसे सर ने बताया था, मुंबई पे है ऑफशोर जो पानी में रहता है, मुंबई पे काफी सदस्य नो गो जोन्स पे भी अभी गवर्नमेंट काम कर रही है इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये इकोनॉमिकल नेचर भी इस कॉन्सेप्ट में आप डाल सकते हैं कि हम कैसे उस पे ऑफशोर ऑयल रिजर्व पे भी काम कर रहे हैं हम। देखिए, बेसिकली क्या है कि यूपीएससी के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज काम नहीं आएगा, आपको थोड़ा समझ ब्रॉड करना पड़ेगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है, और यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही रहेंगे जब तक इंडिया नेट जीरो अचीव नहीं कर लेता 2070 तक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स बी इफेक्टिवली यूज्ड अलोंग विद द GIS एंड RS टेक्निक इन लोकल एंड एरिया प्लानिंग। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, अभी हमारा लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसका हर जगह इस्तेमाल होने वाला है ना। वेदर इट इज डिफेंस, वेदर इट इज आवर इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, या फिर हमारे मॉडर्न लाइफ को इजी बनाने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। और सर क्वेश्चन में एक अच्छी चीज लिख दी है, लोकेशनल एंड एरिया प्लानिंग। यस, तो जब लोकेशनल एरिया प्लानिंग की बात आ रही है, आपके आंसर्स में रियल टाइम डेटा एनालिसिस आना चाहिए, वेजिटेशन को हम कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, अर्बन प्लानिंग आना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे यूज को, ड्रोन को यूज कर सकते हैं, सैटेलाइट डेटा को मर्ज करके GIS साथ कैसे यूज कर सकते हैं, एक बड़ा लार्ज एरिया पे मैपिंग कैसे कर सकते हैं। अगर ये वर्ड्स को भी लेके आप लिख रहे हैं सर, इनफैक्ट 250 वर्ड्स इज लेस टू एड्रेस दिस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन इज सर वेरी मच रेलेवेंट टू द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखिए सर, discuss how the changes in shape and size of the continents and ocean bases of the planet takes place due to the tectonic movement of the crustal masses। एक वेरी क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी है ना। क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी है कि कैसे जो क्रस्ट है, प्लेट्स हैं, ठीक है, ये जो शुरुआती क्लासेस करेंगे आप ज्योग्राफी में, जो मॉर्फोलॉजी में, उसी में आपको सिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है, जो हमने अपने क्लासेस में डिस्कस भी किया है और बताया भी है कि प्लेट्स जो है, जो लिथोस्फीयर है जिसपे अभी मैं खड़ा हूँ, ये लिथोस्फीयर पे तो खड़ा हूँ, ये लिथोस्फीयर टूटी हुई है, ब्रोकन है, प्लेट्स पे है, और ये प्लेट्स के टकराने से बहुत सारे लैंड फॉर्मेशन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन हो गए, प्लेट्यूज हो गए, है ना। वही तो यहाँ पूछ रहा था, इसको आपको सीधे सीधे आंसर राइटिंग, जो आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एकदम ये सीधे रेलेवेंट क्वेश्चन, आप स्टैटिक, इसमें करंट भी नहीं है, एकदम बेसिक स्टैटिक का क्वेश्चन था। आपको बस चीजें पता होना चाहिए, जैसे कि कीवर्ड, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, उनके मूवमेंट कैसे होते हैं, डाइवर्जेंट मूवमेंट, कन्वर्जेंट मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, हॉट स्पॉट जोन्स, वोल्केनिक एक्टिविटीज, ये सब अगर आपको मालूम है, इजीली आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द गंगा रिवर बेसिन विद द स्पेशल रेफरेंस टू लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो इंडिया में इसलिए पूछा गया है, गंगा रिवर बेसिन। आपको मालूम है गंगा रिवर जो बेसिन है वो 8.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है, ठीक है, काफी घनी आबादी वाला, डेंस पॉपुलेटेड है,
क्यों है? फ्लैट रीजन्स की वजह से सॉइल वहाँ पे जो है फर्टाइल है और वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ये तो कॉमन सेंस का सवाल है। इस वजह से देखिए ये क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा है वो इसलिए पूछा है क्योंकि इस जगह की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है और ये हमारे देश की जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है यहाँ की ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि ह्यूमन जो गंगा रिवर बेसिन है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों ज़्यादा है, तो उसके पीछे का कारण है वहाँ की लैंड फॉर्मेशन, वहाँ का सॉइल, वहाँ का वाटर। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज गिवन दैट दीज आर इंक्रीज्ड हेल्थ कंसर्न इन मॉडर्न सोसाइटी? आज के डेट पे सर इंक्रीज हेल्थ कंसर्न क्या है? द यूथ में जो हार्ट अटैक्स हो रहा है वो क्यों हो रहा है? जंक फूड खा रहे हैं, इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। और यही चीज को इंट्रोड्यूस करते हुए रिसेंटली आवर पीएम मोदी साहब ने एक चीज को एड्रेस की थी सर, द इंडियाज ग्रोइंग ओबेसिटी क्राइसिस। ओबेसिटी से ही सारी बीमारियां होती हैं। ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होता है, हम ज्यादा पे ज्यादा पैकेट फूड, जंक फूड पे गा रहे हैं, वेयर बाय वी शुड बी गोइंग फॉर ईट इंडिया राइट मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट। उस कदर जाने के जगह में जो हमारा ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्री है वो कैसे हो गया सर? एग्रेसिव ब्रांडिंग हो गई है, जोमेटो स्विगी हो गया। तो आपको ये सब कुछ चीज को लेके अपने आंसर को फॉर्म करना था। और एक और चीज है, व्हाइल आंसरिंग योर क्वेश्चन, जो आप पहले जब आपको मेंस आंसर राइटिंग की कॉपीज मिलेंगी उस समय जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसी वक्त आपको कीवर्ड्स मालूम चल जाना चाहिए कि आपको एड्रेस क्या क्या करना है, क्योंकि कीवर्ड्स अगर आपको पता चल गए, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर कीवर्ड्स क्या क्या है आपका, ये फास्ट जंक फूड्स की जो बात करी जा रही है, हेल्थ कंसर्न की बात की जा रही है, फास्ट फूड की बात की जा रही है विद रेफरेंस टू द इंडिया एक्सपीरियंस। ये आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, क्योंकि ये क्या होगा जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, ये कीवर्ड्स के अराउंड ही आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फ्रेम होगा और फिर आप उसके बाद अच्छे से आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। सर इसी चीज को ही लेते हुए हमने अपने कंटेंट डेवलपमेंट भी जब हमने चालू की, हमारे जो वाइटल्स बनते हैं, हमारे जो यूट्यूब में वीडियोस जाते हैं, सिमिलर जो इशू होती है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं अपने मेंस के राइटिंग प्रोग्राम में कि उसको एड्रेस नहीं कर पाते वो चीजों को, उसी के लिए सर हमने वाइटल्स किया था। और वाइटल से ये क्वेश्चन डायरेक्टली हिट किया था दैट स्टूडेंट को आंसर फॉर्म करने में तकलीफ ना हो। सर वो क्वेश्चन देखते हुए उसे लगे कि यस मैंने ये चीज तो मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है, एंड सच विल हेल्प कि हाँ भाई आगे जाते हुए आपका प्रिपरेशन भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि करंट को, स्टैटिक को लेके आपको हर एक चीज को पढ़ना। ये नहीं है कि ये चीज छोड़ दिया मैं वो चीज छोड़ दिया, ट्राई करें कि आप सारे चीज को एटलीस्ट पढ़ रहे हैं। और हमने ऐसे सब चीजों को अपने फोरम पे एड्रेस किया हुआ है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विथ एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कुड कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद पुअर पीपल्स नीड्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया। कमेंट, अब देखिए ये एक विरोधाभासी सवाल है, पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन है सर। इसमें क्या बोल रहा है कि अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विथ एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोडक्शन कुड कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद पुअर पीपल्स नीड। मतलब कह रहा है कि ज्यादा अगर इन्वायरमेंट बचाओगे तो गरीब लोगों का नुकसान होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। अब बैलेंस्ड अप्रोच कैसे आएगा? अगर आपके पास उतनी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, चीजों को आप समझ रहे हैं, अगर आपको कीवर्ड्स पता है कैसे इसको टैकल करना है। इस क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेते हुए ये बताना है कि इन्वायरमेंटल अप्रोच भी जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए, लेकिन साथ में इंडिया का डेवलपमेंट होना भी जरूरी है। क्योंकि सर पुअर लोग हैं, अगर हमारे देश में अगर उनको एड्रेस नहीं किया गया, हमारे देश में पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, अगर उनको एड्रेस नहीं किया सर तो एक इकोनॉमिकल बैरियर आ जाएगा। कुछ लोग बहुत अमीर और कुछ लोग बहुत गरीब। बहुत बढ़िया सर बात आपने कही है। जब ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कही है, कम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद पुअर पीपल्स इंडियाज नीड इन ए कंट्री लाइक इंडिया, ये साइड बाय साइड इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इसका क्या असर होगा। अगर आप पुअर पीपल्स नीड इन ए कंट्री लाइक इंडिया बोल रहे हैं तो अभी जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है ये ना हो, तो इसके लिए जैसे सेमीकंडक्टर का है, जो मिशंस है, जो पीएम ई ड्राइव स्कीम्स आ रही है, जिसमें क्या कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो हो, सस्टेनेबल ग्रोथ भी अचीव हो, जिसमें क्या होगा प्रोटेक्शन जो होगा एनवायरमेंट का भी आ रहा है, अपने ग्रीन एनर्जी के डिमांड्स को, ग्रीन एनर्जी को भी नीड्स को मीट कर रहा हूं, बट एट द सेम टाइम आई एम आल्सो एड्रेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, खाली अर्बन एरियाज में जॉब हो रहे हैं, जो अपस्किलिंग नहीं हो रही है फ्रॉम रूरल टू अर्बन आने का, उसको भी हमें एड्रेस करना है। बेसिकली आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल जस्टिस को इंक्लूड करना है। करेक्ट। नेक्स्ट, डज द ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड टू एक्सेस दोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन भी सेम वही है कि डेवलपमेंट जो हो रहा है इंडिया में, तो क्या जो ट्राइबल है, ठीक है, हमारे जो ट्राइबल डेवलपमेंट जो हो रही है वो दो धारी तलवार है, टू एक्सिस की तरह है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी सोशल जस्टिस का आप लोग को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए बताना है कि कैसे वहां पे भी हम लोग डेवलपमेंट कर सके और कम से कम यहाँ पर नुकसान हो।
और ये क्वेश्चन भी सर क्या है, एक तरह का सोशल जस्टिस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के चलने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, ये जो अभी रिसेंटली जो असम में एविक्शंस हो रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट को कैसे करें, क्योंकि ज्यादा ट्राइबल्स उसी तरफ में है, तो वो उस चैलेंज को भी एड्रेस करे। तो अगर उस थीम का भी अगर आपके पास नॉलेज है तो यू कुड हैव इजीली एड्रेस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्योंकि कई बार क्या है कि आप लोगों ने खुद न्यूज में सुना होगा, जानते भी होंगे, है ना, जैसे जादूगोड़ा हो गया, है ना, उत्तराखंड का, या फिर अगर आप लोग उड़ीसा की बात करें, है ना, वेदांता कंपनी जिसने कंपनी प्लांट्स लगाया और वहां के लोकल ट्राइबल्स लोग को वहां से हटाना पड़ गया, ये सब। तो बेसिकली क्या है, सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको एड्रेस करने के लिए हर एक पहलू को देखना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ब्रिंग्स अस टू GS2। GS2 GS2 का सर मिथ ये हो गया है कि पॉलिटी पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लेने से हम लोग का पॉलिटी खत्म हो जाएगा, एंड पॉलिटी इज द अल्टीमेट भगवत गीता ऑफ GS2। बट द केस इज नॉट दैट सिमिलर। अब आप ये क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे, डिस्कस द करंट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, एनालाइज वेदर द इंक्रीज इन द एसेट्स ऑफ लेजिस्लेटर्स और देयर एसोसिएट्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू देयर नोन सोर्सेस ऑफ इनकम व्हिच वुड कंस्टिट्यूट अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कॉन्सिक्वेंटली अ करप्ट प्रैक्टिस। सर है तो 150 वर्ड का, मार्क भी है 10। जब इसको कोई कैंडिडेट पढ़ेगा ना तो उसको 10 मिनट लगेगा कि पॉलिटी का कौन सा लक्ष्मीकांत का कौन सा पेज से मैं उठाऊं जो मैं इसको लिख सकता हूं। अगर काफी डायनेमिक अप्रोच है एकदम सर, पूरा को पूरा डायनेमिक है सर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 नहीं पता होगा, नहीं लिख पाओगे जी, बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे जी। ये ऐसा नहीं है सर। अगर आप क्वेश्चन 2 को भी लिखेंगे, कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एज कंपेयर्ड टू इंडियन कोर्ट सिस्टम, असेस द इंपैक्ट ऑफ रिसेंट ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स थ्रू रैशनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल्स मेड इन 2021। अब ये भी सर एक ऐसा है कि रीसेंट करंट अफेयर नहीं है, बट है करंट अफेयर का। आप पहले ट्राइबल रिफॉर्म्स को अगर 2-4 सालों का क्वेश्चन, 2-4 सालों का क्वेश्चन है, 2021 से पूछा हुआ है सर, कहां से होगा सर लक्ष्मीकांत भैया? यही चीज सर हमारे जो पॉलिटी वाले सर हैं वो इस चीज को इतना बेटर तरीके से बताते हैं दैट यू डोंट इवन नीड टू हैव लक्ष्मीकांत। आप सर का अगर फोरम का अगर नोट्स बैठ के बैठे, हमारे कविज का अगर नोट्स अगर लेके बैठे आप, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। और ऐसा भी नहीं है सर कि देखिएगा अगर पॉलिटी अगर लक्ष्मीकांत खोल के देखा जाएगा, जैसे ये आर्टिकल ये आपका 370 को है, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2019, ये कहां से आएगा ये क्वेश्चन? पॉलिटी में 370 हटा दिया है सर। वहां पर क्या है, बेसिकली लक्ष्मीकांत में क्या है, फंडामेंटल्स दिए हुए हैं, वहां पर आपको एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता दिया है, बट उसका अप्लाइड पार्ट के लिए तो आपको ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग लगाना पड़ेगा कि हाँ इसका अप्लाई कहाँ होगा। अब जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन जान गए और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं पता, नहीं पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की क्वेश्चन है भी सर, हम थोड़ी देर में जैसे अगर आएंगे, अटॉर्नी जनरल उठी गई है बात, तो सर directly question है, constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionalities and citizens alike. In the view of above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and the application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India. अब मुझे सर बताएं सर एक तो मैं पहली बात ये बोलूंगा कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर, क्योंकि ये देखिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सर कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी की बात की गई है सर ना, आधे से ज्यादा जो बच्चे रहेंगे ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो क्योंकि एम लक्ष्मीकांत में उनको ये सब देखने को मिलेगा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शब्द ही नहीं है, लक्ष्मीकांत में है ही नहीं है शब्द, मैं बोलूंगा तो आप खाली जुडिशियल इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी खोज लोगे ना। अगर आप इसको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे लिख भी दिए एक बार के लिए, वेयर हैव यू एड्रेस दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? आप जो ये 1500-250 वर्ड का लिखे होगे ना, 500 भी लिख लोगे, अगर ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट को मैच अगर नहीं होगा आपसे, you are not going to answer just on the blatant basis of M. लक्ष्मीकांत सर। क्योंकि सर देखिए यहाँ पर क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव अप्रोच चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच, और साथ में आप फंडामेंटल्स को जो आपने पढ़ रखा है, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत कोई बुरी चीज नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो कोई गलत है, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ समझने के लिए अच्छी चीज है, बट द प्रॉब्लम इज कि आप अगर आप उसको कितने बेहतर ढंग से अप्लाई कर पा रहे हो, वो वहां से आपको सीखने को नहीं मिल पाएगा। वो कब आएगा, जब आप खुद की अपनी सोच अपनी विकसित करोगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाओगे, तो चीजों को कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा हाँ कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ अप्लाई हो रहा है, और कैसे उसको लेके वे फॉरवर्ड करें। ये चीजें हैं जो एक सर होती है ना, अप्लाइड थ्योरी, अप्लाइड स्टडी होती है। लक्ष्मीकांत विल गिव यू अ बेस, नो डाउट इट विल गिव यू अ बेस, बट जो अप्लाइड थ्योरी होती है ना उसकी, जो जब आप उसको थ्योरी सब उसको जो प्रैक्टिकल पे समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वहीं से उठाया गया। GS2 का एक भी क्वेश्चन सर दैट इज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम ऐसा है कि उठा के भेज दिया। हाँ, सिर्फ एक कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया है वो खाली थोड़ा बोल सकते हैं, बाकी जितना भी क्वेश्चन हम पॉलिटी
से उठाए सर ये हैं। आपने बहुत अच्छा बात बताया, क्योंकि अभी देखिए हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख रहे थे, तो देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, क्यों है, सुनामी डायरेक्ट पूछ दिया है ना, उसमें कोई भी डायनेमिज्म उतना मुझे देखने को नहीं मिला। पॉलिटी के क्वेश्चन में सर डायनेमिक मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है Directly नहीं पूछ आपसे, रहा वो आपसे क्या कर रहा है, वो आपकी नॉलेज चेक कर रहा है कि आपको कितना पता है, आप कितना विस्तार कर सकते हो उसके अंदर। बिल्कुल, ये जैसे बहुत सर अच्छी चीज है। जैसे यही बात को आगे विस्तार, जैसे आपने बोला कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप। अब ये इसकी इन्फ्लुएंस आप ड्रॉ करेंगे सर कहां से, इकोनॉमिक्स से आती, वो इकोनॉमिक्स से कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई पे हम काम कर रहे हैं, अफ्रीका के सोशो इकोनॉमिक, GS1 का पार्ट है सोशो इकोनॉमिक, GS3 का इकोनॉमिक पार्ट है, बट क्वेश्चन कहां पे पूछा है, GS2 में पूछा है कि इंडिया अफ्रीका का डिजिटल पार्टनरशिप कहां है, जबकि इसका क्रिटिकल मिनरल से रिलेशन है, जो एनर्जी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। सो GS2 इज नॉट सिंपली इफ यू टेक गवर्नेंस एंड पॉलिटी, अगर आप वो करके कर लिए हैं और आपका अगर एक प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं है कि भैया मेरा पूरा एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच होगा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट कनेक्ट विथ इट। जी सर, सिमिलर क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है सर, एक आदि जैसे इवॉल्विंग पैटर्न है, सेंटर स्टेट रिलेशन कितना इश्यूज में आ रहा है, उसको रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन सर देखिए एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप से आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड से आ रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी। देखिए हमने जो बात करते हैं, हम लोग क्लास के फोरम में भी लेक्चर्स पे बात करते हैं कि कितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो, IR को पढ़ रहे हो, तो उसका ये नहीं कि सर IR का इंटरनेशनल स्टडीज होगी, बहुत विस्तार में उसका आपका स्टडी देखिए होना जैसे चाहिए। कि आपने ये क्वेश्चन बताया, एनर्जी सिक्योरिटी कंस्टिट्यूट्स ऑफ द डोमिनेंट किंगपिन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी व्हिच इज लिंक्ड विद इंडियाज ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड हाउ वुड यू इंटीग्रेट द एनर्जी सिक्योरिटी विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ट्रेजेक्टरीज इन द कमिंग ईयर्स। अब देखिए सिंपल अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए सर, तो इस क्वेश्चन का नेचर बहुत डायनामिक है, और डायनामिक नेचर के साथ साथ आपको एक चीज तो ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज, किसी भी देश का फॉरेन पॉलिसी जो है सर, वो किस चीजों पे डिपेंड करेगा, एनर्जी पे, डिप्लोमेसी उसी पे ही हो रही है। 3 चीजें तो उसमें चाहिए उसके अंदर ना, जैसे कि आपको एक तो पहले चाहिए नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना, नेशनल सिक्योरिटी, है ना, फिर उसके बाद आपका उसमें कल्चरल इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें रहेंगी। तो सर समझ नहीं पाते और बोलते हैं यूपीएससी खेल गया है, मिथ जो है ना, ये खेल वहीं से खेला जो वर्ड चल रहा है ना यूट्यूब पे आजकल, ये वही चल रहा है। अगर आप है ना आप पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर खेल ही लगेगा और यूपीएससी खेलेगा फिर। सिमिलरली सर GS3 का पेपर भी कुछ डायनामिक नेचर का ही था कि आपको अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं पता है आप नहीं होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पूछा है, इनइक्वालिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे भी स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। अगर इसको आपका अगर इकोनॉमी इंडिया का सोशलिस्टिक में नहीं पता होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है सर, है ना, उसके 3 बेसिक जो पैरामीटर्स हैं, अगर जैसे एजुकेशन, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर ये सब चीजें आपको नहीं पता है तो फिर कैसे चीजें एड्रेस होंगी। ह्यूमन अभी रिपोर्ट भी आई है सर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर रिपोर्ट भी आई है, रिसेंट रिपोर्ट आई, रिसेंट एकदम करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो पर कैपिटा से बहुत, पर कैपिटा जो होता है पर कैपिटा इनकम, उससे बहुत इन्फ्लुएंस करता है। बिल्कुल ठीक है। What are the challenges before Indian economy when world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? अब प्रोटेक्शनिस्ट थ्योरी, अगर आप कोई बोलेगा ये GS2 का क्वेश्चन GS3 में कैसे पूछ लिया, तो कल पूछ लेना चाहिए था। नहीं, ये सिमिलर लिंकेज अगर नहीं मालूम है तो आपको नहीं। दिस इज द नेचर ऑफ यूपीएससी, दिस इज व्हाट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस सर। सर ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही अभी करंट एस्पेक्ट को देखते हुए क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे लोग प्रोटेक्शनिज्म की जो थ्योरी अपना रहे हैं ना, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प जब टैरिफ पॉलिसी इंडिया में टैरिफ लेवी किया हुआ है, तो वेरी मच रिलेवेंट। ये अच्छा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डायनामिक ही पूछ दिए सर, जैसे GS2 जो बहुत ज्यादा डायनामिक था ना, GS3 को थोड़ा बैलेंस किया गया। अब बोले एलाबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अच्छा, ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया। अगेन दिस सेम कम्स विद, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको मालूम नहीं होगा, अगर आपको मालूम नहीं है कि हाउ रिसेंटली PM एड्रेस द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, अगर ये सप्लाई चेन आपको नहीं मालूम होगा कि इंडिया का प्राइमरी इकोनॉमी है सर, हमारा एग्रीकल्चर है, तो ये सब चीज अगर आपको नहीं मालूम है, देन इट्स अ कंप्लीटली मेस कि आप उसको नहीं कर पा रहे हो। सिमिलर ऐसे क्वेश्चन कुछ यहाँ पे भी ऐसा देखिए, हाउ कैन इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो इसमें सर, न्यूक्लियर पे डेवलपमेंट की बात हो, बायोटेक्नोलॉजी और ऐसा जीनोम राइस एडिटिंग, शिफ्टिंग फ्रॉम सर फॉसिल बेस्ड फ्यूल टू नॉन फॉसिल, जिसको सिंपल लैंग्वेज में कहें नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल सर। बायोटेक्नोलॉजी में आपका जीनोम राइस एडिटिंग, जो पूसा राइस को एडिटिंग किया जा रहा है, शीप एडिटिंग हो रही है, ह्यूमन पे बात किया जा रहा है,
HD1 HD2 ये उसी पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है सर। और हमने वाइटल्स पे यूट्यूब वीडियोस पे बहुत जगह पे सर, इवन हमारे क्लासरूम में भी सर प्रोग्राम पे डिटेल डिस्कशन हुई है हर एक चीज की। देखिए क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो सर ये क्वेश्चंस अगर इसमें देखा जाए, अगर जो अब तक का जो मेरा ओवरऑल जो इसमें रह रहा है कि क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली 15 to 20% क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट है, ठीक है, वो डायनामिक उतना कुछ नहीं उतना कुछ नहीं है उसके अंदर। और 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे हैं जो सर मतलब जिनको कह सकते हैं कि हाँ मतलब ठीक ठाक है, मतलब उसको अप्रोच के लिए आपको स्मार्टनेस चाहिए होगी। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को मैं मॉडरेट बोलूंगा। इनफैक्ट सर ये सब क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्लास में नोट्स लिखवाई गई है सर, ब्लेटेंटली बिना किसी मटेरियल के रेफरेंस के ब्लेटेंटली नोट्स लिखाई गई है सर। यहाँ से अगर कोई नहीं लिख पाएगा तो फिर उसका क्या ही उपाय है। बात सही है। जैसे कि अभी क्वेश्चन है ये, व्हाट इज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो कार्बन कैप्चर जो है अभी क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन है सर, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें कार्बन का कितना बड़ा रोल है, उसको कैसे यूटिलाइज करें, कैसे स्टोर करें, उस चीज को लेकर के क्वेश्चन है सर। टेररिज्म के सर क्वेश्चन आया है, पहलगाम से बेहतर एग्जांपल इसमें कोई क्या लिख के भेज सकता है। अब सर देखिए इसको रिसेंट से कनेक्ट किया है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसी चीज को लेकर के कि पहलगाम का जो टेररिज्म अटैक जो चल रहा है, एंड उसमें मोदी जी का सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट है दैट टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, ठीक है। अब देखिए उसी चीज को लेकर के यहाँ पर है कि टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्कॉच एंड हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया, एलैबोरेट विद द कंटेम्परेरी एग्जांपल्स। अभी देखिए पहलगाम के हाल ही में घटना हुई है, व्हाट आर द काउंटर मेजर्स अडॉप्टेड बाय द स्टेट्स टू एक्सप्लेन। देखिए काउंटर मेजर्स तो बहुत सारे स्टेट्स ने लिए हैं, एक तो है हमारा स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक भी है, बट अगर सीरियस नोट पे बात करूं तो देखिए डायलॉग एंड डिप्लोमेसी शुड गो, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी सर, ठीक है, इंडस वाटर अप्रोच है आपका, ये सारी चीजें की गई, तो चीजें तो सर क्लास में कवर हुई है सारी, ये सर बेसिक चीजें हैं। वाइटल्स में भी दिया गया है, हमने दिया गया क्लास में सर, लेक्चर दिया गया इस चीज को लेकर। जी। अब देखिए सर एक और क्वेश्चन है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर के क्वेश्चन है, जिसको अर्बन नक्सल्स कहा जाता है, और ये भी एक इंटरनल चैलेंज है इंडिया का। अब इस चीज को एड्रेस करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के इंटरनल चैलेंजेस क्या क्या हैं। महाराष्ट्र की न्यू सिक्योरिटी बिल भी सर इसी चीज को कहीं ना कहीं पे इंट्रोड्यूस, तो चीजें एकदम सर करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्लास के प्रोग्राम से के साथ करना पड़ेगा सर। सर ये जो टॉपिक है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का, अभी सर जनवरी का टॉपिक सर, जनवरी का टॉपिक है, क्लास में यूट्यूब पे वाइटल्स पे तीनों जगह पे डिटेल में बताया गया है कि इसकी एप्लीकेशन, और एग्जैक्टली सर जो क्वेश्चन का नीड और डिमांड है ना, उसी को ही हमारे क्लास के फोरम में हमारे फैकल्टीज ने एड्रेस किया है। सो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्या क्वेश्चन आना चाहिए, क्या नेचर ऑफ क्वेश्चन शुड बी अंडरस्टैंडेबल। ये नहीं है कि सिर्फ खाली आप लिटरली प्रिपरेशन करें। सर कई लोग क्या होता है ना, पढ़े जा रहे हैं, बट उसको मगअप करना, नॉलेज पे रखना कि क्या आ सकता है, एक सर प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि शायद ये आए, शायद वो आए बोल के। देखिए सर इसमें क्या है कि अगर आप चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप इस स्टेज में भी पहुंच जाएंगे दैट यू विल बी वेरी वेल एबल टू प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस आल्सो, क्योंकि आपको पता चलने लगेगा ना ट्रेंड देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखिए। सर पीएलआई स्कीम के बारे में शायद बात नहीं ही करना चाहिए, इतना ज्यादा गवर्नमेंट इस पे ऑलरेडी बहुत सेमीकंडक्टर्स को लेके, प्रोडक्ट्स को, डोमेस्टिक इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग आपको लेके गवर्नमेंट की बहुत सारी बात अभी भी करना सर क्राइम है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड। सर डायरेक्ट वाइटल का क्वेश्चन लगा हुआ है सर, डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड मैच करा दूंगा मैं। जी सर, डायरेक्ट वाइटल का क्वेश्चन मैच हुआ है हमारे ग्राउंड वाटर जो है, ये इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अपने फोरम पे एड्रेस भी किया है, वाइटल्स में भी है, और ये तो हमारे देश का एक सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट भी, क्योंकि वाटर सबसे इम्पोर्टेंट है ना। इरिगेशन क्राइसिस को बता रहा है सर, इरिगेशन क्राइसिस को बता रहा है। वाटर तो ऐसे ही कम है, 3% उसमें से भी वाटर कंटेमिनेट हो जा रहा है नाइट्रिक की वजह से, और आपका फ्लोराइड की वजह से, आर्सेनिक की वजह से। तो सर ये क्वेश्चन देखिएगा सर, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, देन दिस इज समव्हाट आई विल से कि आप एक एनालिटिकल स्किल होना चाहिए सर। एक्सप्लेन, एग्जामिन द स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, एलैबोरेट द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन फूड प्रोसेसिंग। सर गवर्नमेंट काफी इस पे फोकस कर रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है सर, अनटैप्ड है सर इंडिया का। सर हाँ, अगर बोला जाए ना अनटैप्ड होने के पीछे का सर मेन जो इसमें जो रीजन जो आपका आ रहा है, आपको इसमें हाईलाइट करना पड़ेगा कि कैसे इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें अभी बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। बिल्कुल है, क्योंकि इंडिया का जो फूड
आप देख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो बेसिकली लिंक्ड होती हैं, इसके पीछे बहुत सारे चेन्स और मैकेनिज्म्स होते हैं। बिल्कुल सर, प्राइमरी इकोनॉमी के जो लिमिटेशंस है उसको जी। करेगा सर। एम्प्लॉयमेंट पे बात आएगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे बात आएगा, इन्वेस्टमेंट पे बात आएगी, मल्टीपल और सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है सर वो पोस्ट हार्वेस्ट वाला सिनारियो है। पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में जो चीजें फूड को प्रोसेस करना, उसमें वेयर हाउस के स्टोरेज और सब बहुत सारी चीजें रहती हैं। काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, डायनामिक भी नहीं कहूंगा। अगर ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का अगर जो फूड प्रोसेसिंग जो चैप्टर होती है इकोनॉमिक्स में, अगर उसका आपने पढ़ा भी होगा बेसिक बात, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एफडीआई, प्राइमरी इकोनॉमी के लिमिटेशंस, ये सर बेसिक बातें, इसको आराम से कनेक्ट करके अभी कहा जा सकता था। ऊपर से क्वेश्चन जैसे अगर इंडिया एम्स टू बिकम ए सेमीकंडक्टर, बोल के सर क्लास में परेशान हो गया हूं मैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है बोल के, बट सेमीकंडक्टर तो सर आज के टाइम में सेमीकंडक्टर है सर, डिप्लोमेसी भी उसी पे आ गई है, क्रिटिकल मिनरल आ गया है सर, अफ्रीका की डिप्लोमेसी भी उस पर डिपेंड कर रही है, सप्लाई चेन हम सेमीकंडक्टर में वी वांट टू काउंटर आउट चाइना, कितनी सारी बातें से ली सकते हैं सर। अभी इंडिया खुद इसमें एस्पायर होना चाहता है, सेमीकंडक्टर हब बनना चाहता है। अब हमने तो बता सर चैलेंजेस क्या है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हाई होता है, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट हाई होता है, वो पर्टिकुलर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, बट स्टिल वी आर रीलिंग एंड सच इज अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये सारी बातें आपको लिखनी थी सर। इसके अंदर देखिए जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनरल रिसोर्सेज आर फंडामेंटल टू एवरी कंट्रीज इकोनॉमी एंड दोज आर एक्सप्लॉइटेड बाय माइनिंग, व्हाई इज माइनिंग कंसीडर्ड टू बी द एनवायरमेंटल हैजार्ड। ये क्वेश्चन देखिए सेम वही क्वेश्चन आ गया जो आपका कि मतलब माइनिंग जो है रेड होल माइनिंग सर। नहीं सर, ये एक तरह का पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन है कि माइनिंग जो है वो इन्वायरमेंट को खराब भी कर रहा है और माइनिंग करना जरूरी है डेवलपमेंट के लिए भी। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, आपका बैलेंस अप्रोच होना चाहिए कि भाई क्यों माइनिंग जरूरी है। माइनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि डेवलपमेंट हो इंडिया का, और माइनिंग को सस्टेनेबल प्रैक्टिस की तरह से करेंगे तो इन्वायरमेंटल भी बचेगा। यही बात है। तो क्वेश्चन अगर सर देखा जाए, मैरीटाइम सिक्योरिटी वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडिया सी ट्रेड राउट का कितना है, रीजनल ट्रेड को बचाने कितना है, सप्लाई चेन का है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का है, जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी को लेके, और सर पायरेट्स है, कोस्टल सिक्योरिटी है हमारे जो सर, व्हाई मैरीटाइम सिक्योरिटी इज वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडिया सी ट्रेड को लेके है। अब क्या होता है सर, अंडर सी केबल्स को भी लेके, वो भी ट्रेड, इंडिया सी ट्रेड है ठीक है, बट इकोनॉमिक ट्रेड तो आ रहा है सर, सी केबल्स का भी इंपॉर्टेंस है। सर ये क्वेश्चन जो है वो कोस्टल सिक्योरिटी जो चैलेंजेस होते हैं ना, उनको लेकर के क्वेश्चन था सर। तो मैं तो इस क्वेश्चन को ऐसा बोलूंगा सर, ये उतना भी डायनेमिक नहीं था अगर देखा जाए तो। अगर जिसने भी सिक्योरिटी और पढ़ा है, इंटरनल सिक्योरिटीज और देश की जो हमारी जो फॉरेन जो बाहरी खतरों के बारे में पढ़ा, तो ये इजीली क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है। एसोसिएशन से कनेक्ट कर सकते हैं सर, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस है। तो क्वेश्चन वेयर मोर और लेस व्हाट यूपीएससी इंटेंडेड टू ऑलवेज। यस, और डेफिनेटली मैं इसमें एक और चीज ये ऐड करना चाहूंगा सर कि हमारे यहाँ पर जो आंसर राइटिंग का जो अप्रोच है सर, वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हम लोग बच्चों को चीज़ों को कैसे कनेक्ट करना है, जैसे कोई चीज़ एक नहीं फिक्स नहीं होती सर, उसका फिक्स दायरा नहीं होता है, वो बहुत सारी चीज़ों से लिंक्ड अप होती है, तो उसको लिंक करके कैसे आंसर राइटिंग को कराया जाए और आंसर राइटिंग के लिए प्रिपेयर किया जाए सर, इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। और जो कोई भी 2026, 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सर ये बहुत वाइटल होता है, और ये वाइटल होगा भी सर। हमारे वाइटल्स भी वाइटल होते हैं सर प्रिपरेशन के लिए। मैं तो ये भी कहूंगा एक्सटेंशन के लिए, द थिंग इज do not focus only merely on prelims. This is a sincere advice to 26 के कैंडिडेट सर। 26 आपके सामने में एक रियलिटी चेक है कि आप सिर्फ अगर प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, नो डाउट आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, बट अगेन नेक्स्ट ईयर अगस्त में हम फिर डिस्कस कर रहे होंगे और फिर आपको लगेगा कि हमने पहले से करना चाहिए था। राइटिंग इज वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द यूपीएससी। बिल्कुल सर। और आंसर राइटिंग ही अगर आपको नहीं आया तो मान लीजिए अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो भी गया तो मींस में आप स्टक हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए हर चीज को आप लोग लेते हुए चलिए, और आपका अप्रोच सिर्फ मेंस तक भी नहीं होना चाहिए, आपका अप्रोच इंटरव्यू तक का होना चाहिए कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज को क्लियर करें। और अभी भी आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि अब जो एग्जाम्स हो चुके हैं उसका स्ट्रेस ना लेते हुए जो बाकी के जो पेपर्स हैं उन पर आप फोकस कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।